किसी भी भारतीय शहर की सड़क की कल्पना कीजिए। हॉर्न का शोर, गाड़ियों की वो अंतहीन कतारें, धुआं, और इन सब के बीच से किसी तरह बचकर निकलने की कोशिश करता एक आम आदमी। या फिर दिल्ली मुंबई में हाल ही में आई बाढ़ की वो तस्वीरें याद कीजिए। अरे हाँ, जहाँ सड़कें नदी बन गई थीं। बिल्कुल, और गाड़ियां नाव की तरह तैर रही थीं। तो ये सिर्फ खराब मौसम का नतीजा नहीं है, ये एक बहुत गहरी, बहुत पुरानी बीमारी का लक्षण है। आज 31 जनवरी 2026 है। और आज हम इसी बीमारी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सवाल बहुत सीधा है, भारत अपने शहरों की योजना ठीक से क्यों नहीं बना पाता? मतलब क्यों हमारे शहर दुनिया के सबसे ज्यादा रहने लायक शहरों की सूची में कहीं नहीं टिकते? हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे शहर प्रशासित अराजकता यानी गवर्नड कियोस्क का शिकार क्यों है। बिल्कुल, और इस पड़ताल के लिए हमारे पास कुछ बेहतरीन स्रोत हैं। 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण की कुछ चौंकाने वाली बातें हैं, शहरी नियोजन क्षमता पर आई रिपोर्ट्स हैं, और जमीनी हकीकत भी है। हमारा मकसद सिर्फ समस्याओं को गिनाना नहीं, बल्कि उन मूल कारणों को उजागर करना है जो औपनिवेशिक काल से लेकर आज तक हमारे शहरों को रहने लायक बनाने में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भारतीय शहरों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करता है, गवर्नड केओस। प्रशासित अराजकता। हाँ, प्रशासित अराजकता सुनने में ही कितना अजीब है। मतलब प्रशासन भी है और अराजकता भी। ये तो ऐसा हुआ कि डॉक्टर भी हैं और मरीज भी मर रहा है। बिल्कुल, इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कागज पर सब कुछ है, नियम हैं, विभाग हैं, अधिकारी हैं, लेकिन जमीन पर जो नतीजा है वो पूरी तरह से अराजक है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि एक ही शहर को चलाने वाले कई दावेदार हैं। अच्छा। हाँ, सोचिए, एक ही सड़क पर नगर निगम का भी अधिकार है, विकास प्राधिकरण का भी, और राज्य सरकार के पीडब्ल्यूडी का भी। ओहो। किसी को नई पानी की पाइपलाइन डालनी है तो वो नई बनी सड़क को खोद देगा। हाँ, ये तो होता ही है। फिर महीनों बाद सड़क बनेगी तो कोई और एजेंसी आकर केबल बिछाने के लिए उसे फिर से खोद देगी। अरे हाँ, ये तो हर शहर की कहानी है। बेंगलोर का उदाहरण दिमाग में आता है, जहाँ कहते हैं कि सड़कें स्थायी रूप से खुदाई के अधीन हैं। बिल्कुल, बेंगलोर इसका सबसे अच्छा या कहूँ सबसे बुरा उदाहरण है। वहां सड़क बनाने का काम बीबीएमपी का है, पानी की पाइपलाइन बीडब्ल्यूएसएसबी डालता है, और शहर का मास्टर प्लान बीडीए बनाता है। 3 अलग-अलग एजेंसियां। हाँ, नतीजा, आज बीडीए ने सड़क चौड़ी करने की मंजूरी दी, कल बीबीएमपी ने उसे बनाया, और परसों बीडब्ल्यूएसएसबी ने नई पाइपलाइन डालने के लिए उसे फिर से खोद दिया। और पैसा किसका बर्बाद हुआ? जनता का। जनता का पैसा और समय दोनों बर्बाद। और जब आप पूछने जाएंगे कि कौन जिम्मेदार है, तो हर एजेंसी दूसरे पे उंगली उठा देगी। कोई एक स्पष्ट जवाबदेही है ही नहीं। और सर्वेक्षण तो इससे भी एक कदम आगे की बात करता है। ये कहता है कि हमारे शहरी स्थानीय निकाय यानी अर्बन लोकल बॉडीज, यूएलबीज, हाँ यूएलबीज, वो आर्थिक रूप से दुनिया में सबसे कमजोर में से हैं। मतलब उनके पास पैसा ही नहीं है। सही पकड़ा, वे अपने पैरों पे खड़े ही नहीं हैं। प्रॉपर्टी टैक्स जैसे राजस्व के स्रोत बहुत सीमित हैं, और वे हमेशा राज्य या केंद्र सरकार से मिलने वाली भीख मतलब अनुदान पर निर्भर रहते हैं। अब आप ही सोचिए, जिसकी जेब खाली हो वो शहर के भविष्य के लिए 20 साल की योजना कैसे बनाएगा? नहीं बना सकता। वो तो बस रोजमर्रा के खर्चे ही चला सकता है जैसे तैसे। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जिन मेयर और पार्षदों को शहर चलाने के लिए वोट देते हैं, उनके हाथ में असल में कुछ है ही नहीं। वे तो बस नाम के प्रमुख हैं। ज्यादातर मामलों में यही सच्चाई है। असली शक्ति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की गई एजेंसियों जैसे दिल्ली में डीडीए या बेंगलुरु में बीडीए के पास होती है। मतलब नौकरशाहों के पास। हाँ, ये वो संस्थाएं हैं जिन्हें नौकरशाह चलाते हैं, जनता नहीं। और ये जनता के प्रति जवाबदेही भी नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण इसे महज एक समस्या नहीं बल्कि वित्तीय तबाही, फिस्कल कैटास्ट्रोफी कहता है। वित्तीय तबाही? हाँ, ये तबाही इसलिए है क्योंकि ये जवाबदेही की पूरी अवधारणा को ही खत्म कर देता है। आप शिकायत किससे करेंगे? आपका चुना हुआ प्रतिनिधि शक्तिहीन है, और जिसके पास शक्ति है वो आपकी सुनता नहीं। अच्छा, तो मतलब शासन का ढांचा ही टूटा हुआ है, ना पैसा ना अधिकार। लेकिन मान लीजिए कि उनके पास अधिकार होता भी, तो क्या वे कुछ कर पाते? क्योंकि शहरों की सबसे बड़ी लड़ाई तो जमीन को लेकर होती है। आर्थिक सर्वेक्षण शहरी जमीन को मृत पूंजी या डेड कैपिटल कहता है। ये सुनने में बड़ा नाटकीय लगता है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमारी जमीन मर चुकी है? ताबीक हो गई है। वाह! इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला है हमारा फ्लोर स्पेस इंडेक्स
यानी FSI का नियम। FSI बस ये तय करता है कि जमीन के एक टुकड़े पर आप कितना निर्माण कर सकते हैं, मतलब कितनी मंजिलें बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या समस्या है? समस्या आंकड़ों में है। अब जरा ये सुनिए, मुंबई का औसत FSI लगभग 4 है, दिल्ली का 3। 4-3, ठीक है। अब इसकी तुलना हांगकांग से कीजिए, जहां FSI 25 है, 25? या न्यूयॉर्क के मैनहट्टन से, जहां ये 15 है। एक मिनट, हमारा FSI 4 है और हांगकांग का 25? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये तो कोई तुलना ही नहीं हुई। इसका मतलब तो ये है कि हम जानबूझकर अपनी सबसे कीमती जमीन बर्बाद कर रहे हैं। हम अपने शहरों को ऊपर की तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं। बिल्कुल, हम शहरों को ऊपर नहीं बल्कि बाहर की तरफ फैलने पर मजबूर कर रहे हैं। इसे कहते हैं अस्त-व्यस्त क्षैतिज फैलाव, हैपहैज़र्ड हॉरिजॉन्टल स्प्रॉल। और शहर जितना फैलता है, हर नागरिक तक पानी की पाइपलाइन, सीवर, सड़कें और बस सेवा पहुंचाना उतना ही महंगा और मुश्किल हो जाता है। हाँ, और इसका असर आम आदमी पर सीधा पड़ता है। मतलब सस्ता घर चाहिए तो शहर से 2 घंटे दूर जाकर रहो। सही बात है। जहाँ न स्कूल है, न अस्पताल, न पक्की सड़क। ये तो एक तरह से गरीबों को शहर से बाहर धकेलने जैसा है। आपने एकदम सही नस पकड़ी है। ये सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत बड़ी त्रासदी है। और दूसरा कारण है हमारे मास्टर प्लान की विफलता। अच्छा। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के 60% से ज्यादा शहरी निकायों के पास तो कोई मास्टर प्लान ही नहीं है। क्या? 60%? जी हाँ, और जिनके पास हैं, जैसे दिल्ली का 2041 का प्लान, वो सालों की देरी से चल रहा है। और जिन शहरों के पास मास्टर प्लान हैं भी, वे कितने कारगर हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि शहर अपनी मर्जी से कहीं भी बढ़ रहा है। प्लान तो बस कागजों पर ही है। क्योंकि वो प्लान भारतीय शहरों की हकीकत को समझते ही नहीं। वे एक बहुत पुराने कठोर ब्रिटिश मॉडल पर आधारित हैं। ब्रिटिश मॉडल पर? हाँ, जो शहर को साफ सुथरे हिस्सों में बांटता है। ये रिहायशी इलाका, ये व्यावसायिक और ये औद्योगिक। लेकिन हमारे शहर ऐसे नहीं चलते। नहीं चलते, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ तो घर के नीचे दुकान होती है और उसी गली में छोटा कारखाना भी। यही हमारे शहरों की जान है। तो ये तो सरासर बेवकूफी है। मतलब हमारे प्लान उस शहर के लिए बने हैं जो असल में है ही नहीं। ठीक कहा। नतीजा ये होता है कि कागज पर बने प्लान और जमीन पर बसे असली शहर के बीच एक बहुत बड़ा फासला पैदा हो जाता है। इससे बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन होता है, अवैध कॉलोनियां बनती हैं, रिहायशी इलाकों में दुकानें खुलती हैं, और फिर। लेकिन इसका जमीन पर चलने वाले इंसान पर क्या असर होता है? मैं स्रोतों में पढ़ रही थी कि भारत असल में पैदल चलने वालों का देश है। आंकड़े हैरान करने वाले हैं। लगभग 4.5 करोड़ लोग काम पर पैदल जाते हैं, जबकि कार का इस्तेमाल करने वाले सिर्फ 54 लाख लोग हैं। बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। फिर भी हमारी सड़कें, हमारे फ्लाईओवर, हमारे सिग्नल फ्री कॉरिडोर, ये सब सिर्फ कारों के लिए क्यों बने हैं? ये पैदल चलने वालों के लिए मौत के जाल क्यों लगते हैं? ये हमारी शहरी योजना का सबसे बड़ा और सबसे दुखद विरोधाभास है। हमारी पूरी सोच ही कार केंद्रित है। योजनाकारों का एकमात्र लक्ष्य होता है मोटर वाहनों का सुगम प्रवाह। उन्हें लगता है कि अगर गाड़ियां तेजी से चलेंगी तो शहर की तरक्की होगी। सुगम प्रवाह किसके लिए और किस कीमत पर? हम एक विशाल फ्लाईओवर बना देते हैं जो एक पूरे मोहल्ले को 2 हिस्सों में बांट देता है। सही बात है। और फिर सड़क के उस पार की दुकान पर जाने के लिए 1 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। ये कैसा विकास है? ये विकास नहीं, विनाश है, खासकर पैदल चलने वालों के लिए। और आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में सबसे बड़ा हिस्सा पैदल चलने वालों का है। सरकारी आंकड़े इसे 13 से 17% के बीच बताते हैं, लेकिन स्वतंत्र अध्ययन बताते हैं कि यह आंकड़ा 30 से 50% के बीच है। 30 से 50%? हाँ, सोचिए, हमारे शहरों में हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति जो सड़क पे मर रहा है वो पैदल चल रहा था। ये तो डरावना है। और सबसे अजीब बात यह है कि सड़कों को चौड़ा करने और फ्लाईओवर बनाने का ये जुनून ट्रैफिक की समस्या को हल भी नहीं करता है। नहीं करता, बल्कि ये उसे और बढ़ा देता है ना? बिल्कुल। इसे इंड्यूस्ड डिमांड यानी प्रेरित मांग कहते हैं। आप जितनी ज्यादा सड़कें बनाएंगे उतनी ही ज्यादा लोग कार खरीदने और चलाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। अच्छा। ये ऐसा है जैसे मोटापा कम करने के लिए आप अपनी बेल्ट ढीली करते जाएं। सही उदाहरण है। नतीजा, ट्रैफिक जैम वैसा का वैसा ही रहता है, बस अब वो और चौड़ी सड़क पर लगता है। जबकि फुटपाथ, सुरक्षित क्रॉसिंग और साइकिल लेन जैसी बुनियादी चीजें जो असल में जरूरी हैं, उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है।
हमारी प्राथमिकताएं ही सिर के बल खड़ी हैं। ठीक है, अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही है और ये बहुत भयानक है। अगर समस्याएं इतनी साफ है, शासन टूटा हुआ है, एफएसआई के नियम बेतुके हैं, मास्टर प्लान नाकाम है और सड़कें पैदल चलने वालों के दुश्मन है, तो हम इसे बदलते क्यों नहीं? आखिर ये सड़ा गला सिस्टम आया कहां से जो इतना अड़ा हुआ है और बदल ही नहीं रहा? यहाँ पर बात सच में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसकी जड़ें हमारे औपनिवेशिक अतीत में बहुत गहरी हैं। 1898 में जब बॉम्बे में प्लेग फैला तो घबराए हुए अंग्रेजों ने एक संस्था बनाई, बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट सुनने में तो अच्छा लगता है। नाम अच्छा है, लेकिन इरादे नहीं। इसका मकसद था राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना, यानी चुने हुए भारतीय प्रतिनिधियों को दरकिनार कर शहर में सुधार करना। और उनके सुधार का मतलब था गरीबों की बस्तियों को उजाड़ना, नई चौड़ी सड़कें बनाना ताकि सेना आसानी से आ जा सके और शहर को साफ सुथरा करना। ये एक पूरी तरह से नौकरशाही संस्था थी जिसका लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं था। तो आप ये कह रहे हैं कि आज की हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज जैसे डीडीए, बीडीए, ये सब उसी औपनिवेशिक ट्रस्ट की परपोती हैं? हाँ, मतलब उनका डीएनए आज भी वही है, एक बिना चुनी हुई ताकतवर नौकरशाही जो शहर को चला रही है, ना कि वो लोग जिन्हें हम चुनते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। आजादी के बाद भी हमने उसी मॉडल को जारी रखा। ये विकास प्राधिकरण आज भी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई नगरपालिकाओं के समानांतर काम करते हैं और अक्सर उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। लेकिन फिर संविधान के 74वें संशोधन का क्या हुआ? मैंने पढ़ा है कि उसका तो मकसद ही स्थानीय सरकारों को शक्ति देना था, शहरों को उनका हक दिलाना था। ये इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। संविधान का 74वां संशोधन साफ कहता है कि शहरी नियोजन का काम चुनी हुई स्थानीय सरकारों का होना चाहिए। ये एक क्रांतिकारी कदम था। बिल्कुल। लेकिन इन शक्तिशाली राज्य नियंत्रित प्राधिकरणों और राज्य सरकारों ने कभी भी अपनी शक्ति नहीं छोड़ी और कानून में एक छोटे से शब्द ने उन्हें ऐसा करने की छूट दे दी। एक शब्द? ऐसा कौन सा शब्द था? कानून में जहां लिखना चाहिए था कि राज्य सरकारें शहरी निकायों को शक्तियां हस्तांतरित करेंगी, शैल, वहां लिख दिया गया कि वे कर सकती हैं, में। ओहो। बस शैल इसे अनिवार्य बना देता, लेकिन में ने इसे वैकल्पिक बना दिया। और राज्यों ने वो विकल्प नहीं चुना। ज्यादातर राज्यों ने अपनी शक्ति छोड़ने से इनकार कर दिया। एक छोटे से शब्द ने लोकतंत्र को शहरों के दरवाजे पे ही रोक दिया। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो हम अपने 21वीं सदी के लोकतांत्रिक शहरों को 19वीं सदी के औपनिवेशिक ऑपरेटिंग सिस्टम से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिस्टम अब पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। हमारे शहरों में जो बाढ़ आती है, जो प्रदूषण है, जो खतरनाक सड़कें हैं, ये सब उस क्रैश हुए सिस्टम के एरर मैसेज हैं। बिल्कुल। यहाँ मुख्य संघर्ष यही है। एक तरफ शहरी नियोजन के लिए एक संवैधानिक आदेश है जो लोकतांत्रिक, स्थानीय और समावेशी होना चाहता है, और दूसरी तरफ एक गहरी जड़ें जमा चुकी नौकरशाही, राज्य नियंत्रित व्यवस्था है जो अपनी पकड़ छोड़ने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। आगे का रास्ता तभी निकल सकता है जब हम स्थानीय निकायों को असली वित्तीय और प्रशासनिक शक्ति दें, मास्टर प्लान जैसे कठोर तरीकों को छोड़कर लोगों की जरूरतों पर आधारित लचीली योजनाएं बनाएं और इस कार केंद्रित पागलपन को बदलकर इंसान केंद्रित सोच अपनाएं। सही कहा। और आज की चर्चा से एक आखिरी विचार जो हमारे श्रोताओं के लिए है। हमारे स्रोत व्यवहार शहरीकरण यानी बिहेवियरल अर्बनिज्म और एक पुनर्कल्पित सामाजिक अनुबंध की जरूरत की भी बात करते हैं। हाँ। मतलब नागरिक भी अपनी भूमिका निभाएं, कूड़ा सही जगह डालें, नियमों का पालन करें। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, और वो सवाल ये है कि क्या नागरिक उस व्यवस्था में अपनी भूमिका सही मायने में निभा सकते हैं जहां उनके अपने चुने हुए स्थानीय प्रतिनिधियों के पास कोई वास्तविक शक्ति ही नहीं है? एक शहर के निवासियों को अपने शहर की योजना बनाने का अधिकार वापस लेने के लिए और इस प्रशासित अराजकता को खत्म करने के लिए वास्तव में क्या करना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।